हाय स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपके साथ PYQ से जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है, हर बार एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो की अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ से ज्वाइन करने के बाद डेली बेसिस पे आप PYQs वगैरह हम यहाँ पे देते हैं, आप इसको अटेम्प्ट यहाँ से कर सकते हैं। और हमारी लाइव क्लासेस भी गूगल मीट पे चलती है, वहां से भी आप जो है गूगल मीट से ज्वाइन होकर क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। आइए हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारी एक सीरीज चल रही है और डेली हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और वो 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन को हम इतने इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं, अभी आप खुद ही वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। कह रहे कि एक देखिए, अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में, मतलब कौन सा पहले आया है कौन सा बाद में आया है। इस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया है कि डिजिटल इनिशिएटिव है और ये इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं NDL क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कब आया है। 2018 में ये निकल के आया है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। शोध गंगा कब आया है, 2010 में आया है। ABC कब आया है, 2021 में आया है। और दीक्षा कब आया है, 2017 में आया। अब आपने ये कर लिया, अब आपको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन आया है, सबसे पहले शोध गंगा आया यानी B। तो B तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, 2010 के बाद 2017 दीक्षा आया है, तो आपका D हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका A हो जाएगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी 2018 में है। सबसे आखिर में आपका हो जाएगा ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है ना, आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है। यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, जो डिजिटली आपको बुक्स मिल जाएंगी, ई कंटेंट वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ पे वीडियो वगैरह भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, स्टडी करने के लिए। शोध गंगा क्या होता है, शोध गंगा बेसिकली जब आप PhD सबमिट करते हैं, जो अपनी थेसिस सबमिट करते हैं, तो इसमें जो सबमिटेड थेसिस होती है यहाँ पे स्टोर करके रखी जाती है। इसको मैनेज कौन करता है, इनफिलिपनेट करता है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क करता है, गुजरात में ये पड़ता है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बेसिकली ये आपका मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम है। यानी आप अगर BA में एडमिशन 1 साल पढ़ चुके हैं तो आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूरी नहीं उसी यूनिवर्सिटी उसी कॉलेज में ले, आप दूसरी जगह जाके भी अपने पहले ईयर्स का डेटा दिखा के एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली यही है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। ये क्रेडिट आप पाते हैं भाई, एकेडमिक क्रेडिट पाते हैं। एकेडमिक क्रेडिट को दिखा के आप यहाँ पे एडमिशन दूसरी जगह ले सकते हैं। बेसिकली ये आपको स्टोर करना होता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक तरीके का पूरा सिस्टम है जहां पे आप डिजिटली स्टोर कर लेते हैं अपने क्रेडिट को। ठीक है ना। दीक्षा क्या होता है भाई, ये स्कूल एजुकेशन के लिए होता है, टीचर के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा चुका है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। याद रखेंगे, एग्जाम में ये बात पूछी जा चुकी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है रोम से रिलेटेड। यहाँ पे एक चीज और जोड़ दी गई, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है। CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन 4 तो सही हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डेटा होता है सिर्फ इसमें रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, यानी डिलीट वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सॉरी, यहां पे देखिए आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है रिसर्च की। रिसर्च की क्या खासियत है, ये 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही है आपको ये बताना है। कह रहे हैं कि इट ऑलवेज एम टू डेवलप न्यू थ्योरी। क्या रिसर्च की खासियत होती है वो हमेशा ही न्यू थ्योरी को बनाता है? नहीं, ये बात गलत है। ये थ्योरी जो बनी होती है उसको टेस्ट करने का काम करता है, रीडिफाइन करने का काम करता है,
नॉलेज को एक्सप्लोर करने का काम करता है रिसर्च हमारा। ये सिर्फ और सिर्फ न्यू थियरी की बात नहीं करता है, ये बात गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन ए ये हमारा गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरी को देखते हैं, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। भाई रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सिस्टमैटिक होता है, साइंटिफिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलता है। एक इसका मेथड होता है करने का, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करता है, यानी यहाँ पे कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है। यहाँ पे जितनी भी चीजें होती है वो एविडेंस बेस्ड होती हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा सही हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग का यूज करते हैं, मतलब आपकी क्या डिडक्टिव रीजनिंग है, क्या इंडक्टिव रीजनिंग है, उसका यूज करके यहां पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये भी बात सही है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन इन एवरी काइंड ऑफ रिसर्च। क्या हर तरीके की रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है? नहीं भाई, हर तरीके की रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जाता है। जैसे आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गई, इसमें आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करना होता है। इसका मतलब क्या है कि जहां पे आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी वहीं पे हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा। जहां पे आपकी रिसर्च क्वालिटेटिव इन नेचर होगी वहां पे हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जाएगा। याद रखेंगे, मेन बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। ये हमारा गलत हो जाएगा। इट कलेक्ट्स एन एनालिसिस एविडेंस टू डेराइव फाइंडिंग्स। जब भी हमें रिजल्ट निकाल के लेके आना है तो हम एविडेंस बेस पे निकाल के लेके आएंगे, ठीक है ना। जो अभी हमने डेटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद रिजल्ट को लेके आएंगे। तो हमारे पास बी सी ई हो जाएगा। बी सी ऑप्शन सी में दिया गया। क्या ये रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको पता चली? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में सवाल कैसे आपको फंसा देता है। आप समझेंगे ऑलवेज लगाए और न्यू थ्योरी की बात कर रहे हैं, ये सही है। नहीं, ये हमेशा न्यू थ्योरी की बात नहीं करता है, ठीक है ना। और हाइपोथेसिस टेस्ट जो किया जाता है हर रिसर्च में भी नहीं किया जाता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव में किया जाता है रिसर्च में, क्वालिटेटिव में नहीं किया जाता। याद रखेंगे ये बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में देखने को मिलता है इस तरीके के क्वेश्चन। ऋग्वेदा कॉम्प्राइजेस, ऋग्वेदा कॉम्प्राइज करता है कितने हिम्स को, कितने सूक्त को करता है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1028 सूक्त को ये कॉम्प्राइज करता है। टोटल इसके में जो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ठीक है ना। एक चीज यहां पे 10,600 ये क्या है, टोटल इसमें वर्सेस हैं और 10 मंडल में ये बटा हुआ है। टोटल इसके 10 पार्ट हैं, ठीक है ना, 10 पार्ट हैं। इस 10 पार्ट में जो है अलग अलग में ये जो है 10 अलग अलग हिम्स है इसमें है, और इसमें जो है अलग अलग, इसमें हिम्स में जो आता है अलग अलग वर्सेस से मिलके बनता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। इसके बाद और 3 वेद है, टोटल 4 वेद है। एक ऋग्वेद है, यहां पे दिया गया है, फिर यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है, फिर सामवेद है। ये 4 तरीके के वेद हैं, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं भाई। हाँ ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है और बेसिकली सिस्टम नेम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में दिया गया है कि किस साल में ये आया था, किस साल में डेवलप हुआ था। तो पहला हमारा देखते हैं, मार्क 1 कंप्यूटर जो होता है वो 1937 से लेके 44 में डेवलप हुआ था। पहले का तीसरा मैच करेगा तो पहले का तीसरा सिर्फ इसी में, ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। इस तरीके से आप स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, कम टाइम लगेगा और आप बहुत आसानी से सारी चीजें कर सकते हैं। IBM 7 जो होता है वो कब आया था? 1952 में आया था। पहले का, दूसरे का चौथा मैच करेगा। IBM 650 कब आया था? वो 1953 में आया था। और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक
कंप्यूटर 1 यानी यूनिवैक 1 जो होता है 1951 में आया था, डी का पहला मैच कर जाएगा। इस तरीके से सवाल किए जाते हैं और ऐसे ही स्टूडेंट सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।